पुराने वक्तों में किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसने एक घोड़ा पाल रखा था। उस आदमी के 4 बेटे थे। बाप के लिए तो वो चारों ही लाडले थे, लेकिन थे वो अव्वल दर्जे के बेवकूफ। जब वो आदमी मर गया तो उसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि बाप तो दुनिया से चला गया, अब इस घोड़े को कौन पालेगा। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि घोड़े को काट कर आपस में तकसीम कर लेते हैं और हर भाई के हिस्से में घोड़े की एक एक टांग आएगी। लेकिन उनके लिए मुसीबत ये बनी कि घोड़े के बाकी जिस्म को कैसे बांटा जाए। वो घोड़े के पास खड़े यही हिसाब किताब लगा रहे थे कि इसी दौरान एक शख्स वहां से गुजरा। उसने इन चारों भाइयों से पूछा, भाइयों, आप में किस बात पर आपस में इख्तलाफ है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे मसले का कोई हल निकाल सकूं। चारों भाइयों में से एक ने जवाब दिया, हम 4 भाई हैं, आप हमें बताएं हम इस घोड़े को आपस में बराबर कैसे बांटें। उस शख्स ने कहा, ये तो बहुत आसान है, ऐसा करो इस घोड़े को बेच दो और जो रकम मिले वो आपस में बांट लो। चारों भाई इस बात पर राजी हो गए और घोड़े को बेचने के लिए शहर की तरफ रवाना हुए। सफर के दौरान वो जंगल से गुजरे तो वहीं उन्हें रात हो गई। चारों भाई दिन भर के थके हुए थे। वो जैसे ही लेटे उन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में सो रहे थे तो रात के किसी पहर एक चोर वहां से गुजरा। उसने देखा कि चारों आदमी बेखबर सो रहे हैं और जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं। चोर आहिस्ता से घोड़े की तरफ बढ़ा, घोड़े की रस्सी खोली और आहिस्ता से घोड़े को भगा कर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा वहां से गायब है। फौरन उसने दूसरे भाइयों को भी जगाया और बताया कि हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ, रमजान खान ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। सुबह जब चारों भाइयों की आंख खुली तो वो रमजान खान को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक ऊंट के पांव के निशान देखे तो उनमें से एक भाई कहने लगा, ये देखो ऊंट के पांव के निशान। दूसरे ने कहा, भाई ये किसी नर ऊंट के पांव के निशान हैं। तीसरा कहने लगा, ये ऊंट तो एक आंख से अंधा भी लगता है। अब चौथा बोला, रस्सी तोड़कर भागा होगा। फिर वो चारों आगे बढ़े। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। उसने इनसे पूछा, आप लोगों ने यहाँ कोई ऊंट तो नहीं देखा? इनमें से एक ने कहा, नर ऊंट। दूसरे ने कहा, एक आंख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, रस्सी तोड़कर भागा था। वो शख्स कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ये बताओ ऊंट कहाँ देखा तुमने? उस पर उन्होंने यक जुबान होकर कहा, हमने ऊंट तो नहीं देखा, तुम आगे जाकर तलाश करो। वो शख्स कहने लगा, भाइयों, तुम्हारे पास ऊंट से मुताल्लिक इतनी मालूमात है और फिर भी तुम इनकार करते हो, भला ये क्या बात हुई? हो सकता है तुम लोगों ने ही मेरा ऊंट चुराया हो। चलो बादशाह के पास चलते हैं, वही इस बारे में फैसला करेंगे। चारों भाई और ऊंट का मालिक बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में जमीन पर उन्हें किसी इंसान के पैरों के निशान नजर आए। चारों भाइयों में से एक ने कहा, ये औरत के पांव के निशान हैं। दूसरे ने कहा, ये घर से नाराज होकर निकली है। तीसरे ने कहा, भाई ये तो पेट से लगती है, यानी इसे बच्चा होने वाला है। बातें करते करते जब वो आगे बढ़े तो एक शख्स भागा भागा आया। उसने पूछा, भाइयों, रास्ते में तुम लोगों ने किसी औरत को तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, वो जो नाराज होकर घर से निकली थी। अब दूसरा भाई बोला, मेरे ख्याल में पेट से भी थी। उसने कहा, हाँ बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। तीसरे ने कहा, रात के वक्त घर से भाग गई थी। हाँ बिल्कुल ठीक, ये बताओ वो कहाँ है? चारों भाइयों ने फिर से यक जुबान होकर कहा, हमने तो उसे नहीं देखा, जाकर कहीं और तलाश करो। वो शख्स कहने लगा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं? तुम सब कुछ जानते हो और अब कह रहे हो हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। मेरी औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। वो भाई कहने लगे, अगर तुम्हें हम पर शक है और हमारी बात पर यकीन नहीं तो आओ हमारे साथ बादशाह के पास चलो ताकि वो इस मामले का कोई फैसला करे। अब वो शख्स भी इनके साथ चल पड़ा।
चलते चलते वो एक शहर में पहुंच गए। एक गली में उन्होंने एक शख्स से पूछा, ये रमजान खान का घर कहाँ है? उसने साथ वाले घर की तरफ इशारा किया। उसी वक्त एक घर से एक शख्स निकला और कहने लगा, रमजान खान मैं हूँ, कहो क्या बात है? वो भाई कहने लगे, कल रात तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वो हमें वापस कर दो। रमजान खान कहने लगा, मैं अपने घर पर हूँ, तुम लोग पागल हो, अहमक हो, भला मैं कैसे तुम्हारा घोड़ा ले गया? वो भाई कहने लगे, अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास चलो। अब ये सब बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने इनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, क्या बात है? उन्होंने कहा, हम इंसाफ के लिए बादशाह के हुजूर पेश हुए हैं। फिर सब ने बादशाह को तमाम बात बारी बारी बता दी। ऊंट के मालिक ने कहा, जनाब, इन लोगों ने पहले मेरे गुमशुदा ऊंट के मुतालिक तमाम बातें दुरुस्त बताईं और फिर कहते हैं हमने उसे नहीं देखा। ऊंट को चुराने वाले यकीनन यही लोग हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरा शख्स कहने लगा, मेरी बीवी रात को घर से निकली है और इन लोगों ने उसके बारे में बिल्कुल सही मालूमात दी और साथ ही कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। मेरी बीवी को अगवा करने वाले यही चारों हैं और कोई नहीं। बादशाह ने उन चारों भाइयों से पूछा, तुम लोग अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? उन भाइयों ने जवाब दिया, हुजूर, हमारी बात पहले तवज्जो से सुन लें। रात को रमजान खान ने हमारा घोड़ा चोरी कर लिया। अभी वो इतना ही कह पाए थे कि रमजान खान ने कहा, आलीजा, मुझे इसके मुतालिक बिल्कुल इल्म नहीं, मुझे ये लोग बिला वजह पकड़ लाए हैं। अब बादशाह ने उन चारों भाइयों से पूछा, ये बताओ, जब रमजान खान घोड़ा चोरी करके ले जा रहा था तो तुम में से किसी ने इसे देखा? वो भाई कहने लगे, हुजूर, हम में से किसी ने इसे नहीं देखा। फिर बादशाह ने गुस्से में कहा, जब तुम लोगों ने इसे देखा ही नहीं तो इस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाते हो? और ये जो दूसरे लोग तुम्हें अपने मुकद्दमों में मुल्जिम ठहरा रहे हैं, इसकी सफाई में तुम क्या कहना चाहते हो? इन चारों बेवकूफ भाइयों ने कहा, हुजूर, ये लोग हम पर तोहमत लगा रहे हैं, हम मुजरिम नहीं, दरअसल हम इल्म गैब जानते हैं, हमें सब कुछ इसी इल्म के जरिए मालूम होता है। बादशाह ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम लोगों का इम्तिहान लूंगा और देखूंगा कि क्या वाकई तुम्हें इल्म गैब आता है या तुम बातें बना रहे हो। इसके लिए मैं एक चीज को दूसरी चीज के अंदर छुपा कर रखूंगा। अगर तुम लोगों ने सही तौर पर बता दिया तो मैं समझूंगा कि तुम लोग वाकई इल्म गैब जानते हो और बेकसूर हो। फिर बादशाह ने एक अनार मंगवाया और उसे संदूक में बंद करके उनसे पूछने लगा, बताओ, इस संदूक के अंदर क्या चीज है? वो चारों भाई एक दूसरे का मुंह तकने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा, कोई गोल गोल सी चीज है। दूसरे भाई ने कहा, इसके सर पर कोई छोटा ताज भी है। तीसरा कहने लगा, इसके बीज में दाने दाने हैं। चौथे ने कहा, क्यों नहीं कहते कि संदूक में अनार है? अब बादशाह को यकीन हो गया कि ये भाई सच्चे हैं और ये इल्म गैब जानते हैं। बादशाह ने रमजान खान से कहा कि इन भाइयों का घोड़ा वापस कर दो या इसकी कीमत अदा करो, और दूसरों से कहा कि जाओ, तुम अपना ऊंट और ये अपनी बीवी को तलाश करे, क्योंकि ये भाई वाकई इल्म गैब जानते हैं। रमजान खान से घोड़े की कीमत वसूल करके उन चारों भाइयों ने उस रकम से भेड़ बकरियां खरीद ली और अपने गांव की तरफ रवाना हुए। दोपहर के वक्त वो एक जंगल में पहुंचे। वहां दरख्तों का साया था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चारों भाई थकन से चूर हो चुके थे, इसलिए वहीं बेखबर होकर सो गए। जब एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि बकरी का एक बच्चा एक दरख्त पर चढ़ा हुआ है और भेड़ें जुगाली करते मुंह हिला रही हैं। उसने अपने भाइयों से कहा, चुपके से उठ जाओ। भाई पूछने लगे, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, बकरियां डंडे तोड़ रही हैं और भेड़ें हमें मारने के लिए आपस में मशवरा कर रही हैं। चारों भाई वहां से भाग निकले और भेड़ बकरियों को वहीं छोड़ दिया। एक भेड़ ने उनके पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया तो एक भाई ने पत्थर उठाकर भेड़ पर दे मारा और कहा, भाइयों, एक को तो मैंने मार दिया है, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग चलो। जब वो काफी देर भागते रहे
तो थक गए और उनकी सांसें फूलने लगीं। भागते भागते वो रुके और एक ने कहा, गिनती करो, क्या हम सब मुकम्मल हैं या नहीं। ये कहकर चौथे भाई ने गिनना शुरू किया, लेकिन अपने आप को गिनना भूल गया और कहने लगा, हम तो 3 हैं, हमारा चौथा भाई गायब है। दूसरे ने कहा, ठहरो, मैं गिनती करता हूँ। फिर उसने गिनती शुरू की, ये 1, ये 2, ये 3, हम में से वाकई चौथा भाई गायब है। इसी तरह बारी बारी चारों ने गिनती की और हर एक ने अपने आप को नहीं गिना। वो समझते रहे कि चौथा भाई कहीं गुम गया है। इसी दौरान वहां से एक घुड़सवार गुजर रहा था। जब उसने इन भाइयों की ये हरकत देखी तो समझ गया कि ये कोई अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं। उसने कहा, अगर मैं तुम लोगों की गिनती मुकम्मल कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा। भाई कहने लगे, फिर हम सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, जहां तुम हमें ले जाओगे हम तुम्हारे साथ जाएंगे। घुड़सवार ने पहले एक भाई का हाथ पकड़ा और कहा, ये 1, फिर दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा, ये 2, और इसी तरह गिनती मुकम्मल की। इस पर चारों भाई खुश हो गए और कहने लगे, हम आज से तुम्हारे गुलाम हैं। घुड़सवार ने उनसे पूछा, तुम लोग ऐसे भाग क्यों रहे थे। उन्होंने एक आवाज में कहा, हमारी बकरियां डंडे तोड़ रही थीं और भेड़ें हमें मारने के लिए मशवरा कर रही थी। घुड़सवार ने उनसे कहा, अब मेरे साथ चलो ताकि मैं तुम्हारी भेड़ बकरियों के साथ सुलह करवा सकूं। जब वो जंगल के करीब पहुंचे तो रास्ते में वही भेड़ वहां मरी पड़ी थी। वो भाई कहने लगे, यही वो भेड़ है जो हमें मारने का मंसूबा बना रही थी। जंगल में पहुंचकर जब उनकी नजर भेड़ बकरियों पर पड़ी तो चारों भाई घबराने लगे। घुड़सवार भेड़ बकरियों के करीब गया और उनमें से हर एक को सर पर थपकी दी। फिर उसने भाइयों से कहा, अब भेड़ बकरियां तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। इसके बाद उसने कहा, आओ तुम भी मेरे साथ चलो। घुड़सवार भेड़ बकरियों को लेकर घर पहुंचा। चारों भाई भी उसके साथ थे क्योंकि वो उसकी गुलामी कबूल कर चुके थे। उसने इन चारों भाइयों को अपने सामने खड़ा किया और सबकी जिम्मेदारी लगाना शुरू की। तुम रेवड़ चराने के लिए ले जाओ। दूसरे को कहा, तुम बैलों के जोड़े के लिए घास काट कर लाओ और इन्हें खिलाओ। तीसरे से कहा, मेरी माँ बीमार है, तुम उसका ख्याल रखोगे और याद रखना उस पर मक्खी भी न बैठे। और आखिरी को कहने लगा, तुम गंदम की फसल की कटाई करके एक जगह सलीके से रख दो। मुख्तलिफ काम इन चारों भाइयों के सुपुर्द करके घुड़सवार अब अपने काम और कारोबार में मसरूफ हो गया। जिस भाई के जिम्मे मक्खी उड़ाने का काम था वो एक डंडा लेकर बैठ गया। जब घुड़सवार की माँ पर कोई मक्खी बैठती तो वो मक्खी को डंडे से मारता और वो बेचारी बुढ़िया चीखती चिल्लाती रही। 3-4 जोरदार डंडे लगने के बाद वो बुढ़िया बेचारी दम तोड़ गई और अल्लाह को प्यारी हो गई। जब वो बिल्कुल खामोश और साकत हो गई तो उसने सोचा कि शायद ये बुढ़िया आराम कर रही है। इसने बुढ़िया पर चादर डाल दी और खुद एक तरफ होकर बैठ गया। जिस भाई के जिम्मे बैलों को चारा खिलाना था उसने अपने दिल में सोचा कि ये काम बहुत मुश्किल है और वो ये नहीं कर सकता। लिहाजा उसने फौरन दोनों बैलों को ज़बह किया और उनके मुंह घास और भूसे में गाड़ दिए ताकि वो खुद खाते रहें। गंदम की फसल पर जिस भाई की ड्यूटी थी उसने सोचा ये बहुत बड़ा और मुश्किल काम है, क्यों ना इन दानों को भून दिया जाए। ये सोचकर उसने गंदम की फसल को आग लगा दी। अब चौथा भाई जो भेड़ों को लेकर गया था वो भेड़ों को चरा रहा था कि अचानक वहां भेड़िए आ निकले और भेड़ों को एक एक करके खाने लगे। उसने सोचा कि इस गांव के कुत्ते बेचारे कितने भूखे हैं और लगता है कि इनके मालिक इनको खाने के लिए कुछ नहीं देते। इसने भेड़ों को वहीं छोड़ा और खुद वापस घर लौट आया। दोपहर को जब घुड़सवार घर पहुंचा तो एक भाई से पूछने लगा, क्या तुमने मेरी माँ की अच्छी तरह खिदमत की? वो भाई कहने लगा, जनाब आप क्या पूछते हैं, जब से आप गए हैं वो आराम कर रही हैं। जब घुड़सवार ने चादर उठाकर देखा तो माँ का चेहरा खून आलूद था और वो मर चुकी थी। घुड़सवार अब रोने धोने लगा और सोचा कि दूसरे भाइयों की भी खबर लूं, न जाने उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए होंगे। जब उसने बैल वाले से पूछा कि तुमने क्या किया तो वो कहने लगा, अभी तक बैलों के मुंह भूसे में डाले हुए हैं ताकि उनके पेट अच्छी तरह भर जाएं। वो तो खुद ही खाते जा रहे हैं। जब घुड़सवार ने देखा तो बैलों के सर कटे हुए और भूसे में दफन थे। उसके बाद उसने फसल वाले से पूछा, क्या तुमने फसल की कटाई कर दी?
تو اس نے خوشی خوشی بتایا، مجھے خیال آیا کہ آپ کی ماں بوڑھی ہے، بھلا روٹی کہاں پکائے گی؟ میں نے گندم کو ہی بھون دیا۔ جب گھڑ سوار نے دیکھا تو اس کی پوری گندم کی فصل جلی ہوئی تھی۔ اب گھڑ سوار نے آخری بھائی سے پوچھا، بھیڑ بکریاں کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، اس شہر کے کتے بہت بھوکے ہیں، آج تک میں نے ایسے بھوکے کتے نہیں دیکھے۔ وہ آ کر بکریوں کو کھانے لگے، میں نے انہیں کھانے دیا اور انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ گھڑ سوار نے سب کی باتیں سنی تو سر پیٹ لیا اور پھر چاروں کو طلب کر کے کہا، تم لوگوں نے مجھے اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ میری آئندہ نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ تم لوگوں نے میری ماں کو مار ڈالا اور میرے کاروبار کو تباہ کر دیا۔ خیر تم لوگ ہو ہی بھولے اور بے وقوف، اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اب تم سب ایسا کرو کہ ایک بیلچہ لے کر قبرستان جاؤ اور وہاں ایک ایسی قبر تیار کرو جو کان کے برابر گہری ہو۔ چاروں بھائی قبر کھودنے کے لیے قبرستان روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر ایک نے بیلچہ مارا اور دوسرے بھائی نے اپنا کان وہاں رکھ دیا اور کہنے لگا، یہ قبر تو کان سے بڑی ہو گئی ہے۔ باقی بھائیوں نے بھی اپنا اپنا کان اس قبر کے نشان پر رکھا اور کہنے لگے، یہ قبر تو کان سے بڑی بن گئی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ گھڑ سوار پہلے ہی ان سے ناراض ہے اور اگر قبر بڑی بن گئی تو اور بھی زیادہ بگڑ جائے گا۔ انہوں نے قبر کو وہیں چھوڑا اور یہ سوچ کر گھر پہنچ گئے کہ قبر بن چکی ہے۔ تو گھڑ سوار حیران ہوا کہ یہ لوگ اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے۔ اس نے پوچھا، کیا تم نے قبر بھی کھودی یا ویسے ہی واپس آ گئے ہو؟ وہ بھائی کہنے لگے، جناب یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، ہم تو قبر کھود کر آ بھی گئے۔ گھڑ سوار نے کہا، اس کام میں تو کافی وقت لگتا ہے، معلوم نہیں تم لوگوں نے اتنی جلدی قبر کیسے کھود لی۔ چلو میرے ساتھ چلو، مجھے دکھاؤ۔ جب قبرستان پہنچے تو قبر تلاش کرنے لگے مگر وہ قبر کہیں نظر نہ آئی۔ قبر تلاش کرتے کرتے کافی وقت لگ گیا۔ آخرکار ایک بھائی بولا، جناب یہ دیکھیں، یہ کان کے برابر قبر۔ گھڑ سوار کہنے لگا، ارے بدھو، میں نے کان کی طرف اشارہ کر کے گہرائی بتائی تھی، یہ تو محض ایک مٹھی بھر قبر ہے۔ پھر اس نے کہا، تم چاروں بھائی جاؤ اور میری ماں کی لاش لے آؤ، میں خود اس کے لیے قبر کھودوں گا۔ وہ چاروں بھائی گئے اور مردہ بڑھیا کو چارپائی پر رکھ کر دوڑتے ہوئے قبرستان کی طرف آئے، مگر راستے میں وہ بڑھیا چارپائی سے کہیں گر گئی۔ قبرستان پہنچ کر جب انہوں نے چارپائی رکھی تو ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ گھڑ سوار نے پوچھا، میری ماں کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، جناب ہم لاش لے کر آ رہے تھے لیکن وہ راستے میں کہیں بھاگ گئی، اب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، ہم نے جو دیکھا وہ یہ ہے کہ چارپائی خالی ہے۔ گھڑ سوار کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مردہ بھاگ جائے؟ پھر غصے سے کہنے لگا، جا کر میری ماں کو جس طرح بھی ممکن ہو تلاش کر کے لاؤ، ورنہ اس کی جگہ تم چاروں کو یہاں دفن کر دوں گا۔ چاروں بھائی بڑھیا کی لاش تلاش کرنے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک بوڑھی عورت نظر آئی جو لکڑیاں جمع کر رہی تھی۔ انہوں نے اس بڑھیا سے کہا، تم یہاں لکڑیاں جمع کر رہی ہو؟ ادھر تمہارا بیٹا ہمیں زندہ دفن کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، چلو ہمارے ساتھ چلو۔ چاروں بھائیوں نے اس بوڑھی عورت کو زبردستی پکڑ کر چارپائی پر لٹایا اور قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ بیچاری بوڑھی عورت چیختی چلاتی رہی مگر ان بھائیوں نے ایک نہ سنی۔ جب قبرستان پہنچے تو گھڑ سوار سے کہنے لگے، یہ لو اپنی ماں، اب اسے سنبھال لو، ہم تو مفت میں بدنام ہو رہے ہیں، یہ ابھی بھی نہیں آ رہی تھی، ہم اسے زبردستی پکڑ کر لائے ہیں۔ گھڑ سوار نے بوڑھی عورت کو دیکھا تو اس سے معافی مانگی اور کہنے لگا، انہوں نے میری بوڑھی ماں کی لاش کو کہیں گم کر دیا ہے اور اس کی جگہ تمہیں اٹھا کر لے آئے، میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد گھڑ سوار خود گیا اور اپنی ماں کی لاش کو تلاش کر کے لایا اور اسے دفن کیا۔ گھڑ سوار ان بیوقوف بھائیوں کی بیوقوفیوں سے بہت تنگ آ چکا تھا، اس لیے اس نے دھکے مار مار کر چاروں کو گھر سے نکال دیا۔